नमस्कार, स्वागत है आपका देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में। तो सबसे पहली खबर निकल के आ रही कोरोना वायरस को लेकर भारत में रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे बिहार इलेक्शन से जुड़ी तमाम बड़ी बड़ी खबरें। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और अंत में हम आपको बताएंगे रेलवे से जुड़ी बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। साथ ही हमको ये भी बताएंगे किस प्रकार भारत की जीडीपी के साथ साथ भारत के प्रति व्यक्ति की आय भी जो है गिर चुकी है। जानेंगे इस खबर को विस्तार से, क्योंकि बांग्लादेश की आय प्रति व्यक्ति भारत के प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही चौंकाने वाला जो है रिपोर्ट सामने आ चुकी है। जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। भारत के साथ तनाव के बीच नेपाल देगा आर्मी चीफ एमएस नरवणे को नेपाली सेना के जनरल का पद। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत और नेपाल के बीच जारी तनाव के बीच जो है काठमांडू का अहम फैसला आया। आर्मी चीफ नरवणे को देगा नेपाली सेना के जनरल का मानद दर्जा। इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को अगले महीने नेपाली सेना ने मानद देने का जो है फैसला किया है। जनरल नरवणे अगले महीने नेपाल की यात्रा पर जाने वाले हैं, जिस दौरान पड़ोसी देश उन्हें इस सम्मान से नवाजेगा। नेपाली सेना के प्रवक्ता ने बताया कि जनरल नरवणे इस साल नवंबर में नेपाल का दौरा करने वाले हैं। नेपाली सेना के प्रवक्ता ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा, भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस साल नवंबर में नेपाल का दौरा करेंगे और इस दौरान नेपाल सरकार ने 3 फरवरी 2020 को मंजूरी दी थी, लेकिन दोनों देशों में लॉकडाउन की वजह से यह दौरा स्थगित हो गया था। रिलीज में आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जनरल नरवणे को उनके दौरे के दरमियान एक समारोह में नेपाली सेना के जनरल का ऑनरी रैंक प्रदान करेंगी। तो ये बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच जो है काफी ज्यादा समय तक जो है विवाद चल रहा था। फिर से चीन के साथ मिलकर जो है नेपाल ने भी भारत के खिलाफ काफी अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसी बीच जो है नेपाल अब एक बार फिर से दोस्ती का कदम भारत की तरफ बढ़ा रहा है। तो चलते हैं अपनी अगली खबर जो निकल के आ रही वो है बिहार इलेक्शन से लेकर। जी हाँ, आरजेडी ने किया नियोजित शिक्षकों के सम्मान वेतन पर बड़ा ऐलान। तो ट्वीट करके लालू यादव ने साधा नीतीश पर निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव जो है नजदीक आ चुका है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने की कवायद में लग चुकी हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी इलेक्शंस आते हैं तो नेताओं के नए नए जुमलेबाज जो है सामने आ जाते हैं। इसी बीच एक बहुत ही बड़ा बयान आ रहा है कि जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों ने वोटर को लुभाने के लिए कोशिश तेज कर दी। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल ने अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर एक बड़ा ऐलान किया। राजद सुप्रीमो ने ट्वीट करके कहा कि गठबंधन सरकार आने पर शिक्षकों को समान काम करने के लिए समान वेतन लागू किया जाएगा। लालू यादव ने अपने ट्विटर में नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। लालू प्रसाद ने बिहार से सवाल पूछा कि नियोजित शिक्षकों के समान काम पर समान वेतन क्यों नहीं, हक मांगने पर शिक्षकों पर लाठी क्यों बरसाए। तो इसी बीच जी हाँ दोस्तों, इससे पहले बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता यानी कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बुधवार को राधोपुर विधानसभा सीट से नॉमिनेशन किया। तेज प्रताप यादव ने समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा सीट से नॉमिनेशन भर दिया है। और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ जो है चुनाव लड़ रही हैं और दोनों के बीच में ही जो है जुमलेबाजी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है वोटरों को लुभाने के लिए। तो चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। जी हाँ, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बोले, आतंकवादियों से का पैसा लग रहा है मदरसे में, पूरी तरह से मदरसे बंद होने चाहिए। बात करें, असम सरकार ने नवंबर से राज्य में सरकारी मदरसों को बंद करने का ऐलान किया। प्रदेश सरकार ने कहा कि जनता के रुपयों से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, इसलिए सभी सरकारी मदरसों को अगले महीने से बंद कर दिया जाएगा। असम सरकार के इस फैसले का सिया वक्फ बोर्ड ने स्वागत किया। बोर्ड ने आरोप लगाया कि मदरसों में आतंकवादियों का पैसा लग रहा है, इसलिए सभी मदरसों को बंद कर देना चाहिए और स्कूली शिक्षा शुरू की जानी चाहिए। सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने कहा कि जब तक सब धर्म के बच्चे एक साथ बैठकर नहीं पढ़ेंगे, तब तक कट्टरपंथ मानसिकता, इस्लाम के गलत प्रचार और दूसरे धर्मों से नफरत खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मदरसे पूरी तरह से बंद होने चाहिए और उन्हें स्कूल में कन्वर्ट कर देना चाहिए। हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। रिजवी ने सवाल उठाया कि मदरसों के सिलेबस दुकानों पर क्यों नहीं मिलते, एक धर्म के लोगों का यह लोग क्यों पढ़ाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, आतंकवादियों का लग रहा है पैसा। रिजवी ने कहा, चेयरमैन ने कहा कि इन मदरसों में आतंकवादियों का पैसा लग रहा है, उन कट्टरपंथी मुल्कों का पैसा लग रहा है जो इन आतंकवादी संगठनों को चलाते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में लोगों को जब ये पढ़ाएंगे कि सिर्फ तुम अल्लाह के नेक बंदे और तुम्हारे अलावा कोई सही नहीं, जितने धर्म अल्लाह को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, वो काफिर हैं, उन्हें जिहाद करो, उनको मार दो। अगर बच्चों को ये एक तरफा पढ़ाया जाए तो आप बताइए बच्चों पर बड़ा होकर इस पर क्या असर पड़ेगा। तो चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही बॉलीवुड से लेकर। तैमूर का बल्ला थामे फोटो पर करीना ने पूछा, आईपीएल में कोई जगह खाली है, तो दिल्ली फ्रेंचाइजी ने दिया उसका जवाब। करीना कपूर और सैफ अली खान के बेटे तैमूर के एक फोटो काफी पसंद किया जा रहा है, इसमें वो बल्ले थामे नजर आ रहे हैं। करीना ने पूछा, आईपीएल में कोई जगह है, तो इसके भी जो है रिप्लाई में दिल्ली ने जो रिप्लाई किया कि दिल्ली फ्रेंचाइजी ने, हम उन्हें अपने साथ गुजरते हुए देखना पसंद करेंगे। एक सच्चा नवाब हमेशा कैपिटल सिटी का ही रहता है। एक और वायरस जो है देश में बढ़ने की कोशिश जो है
लगातार बढ़ाए हुआ है। जी हाँ, बात करें अब सूअरों को संक्रमित करने वाले कोरोना ने बढ़ाई चिंता। अब इंसानों में फैलने की आशंका जो है दहशत मची हुई। अभी तक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के एक ही स्ट्रेन से उबर नहीं पाई कि नई आशंका जो है सामने आ चुकी है। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई कि सूअरों को संक्रमित करने वाले कोरोना वायरस मनुष्य में भी फैल सकता है। एक रिसर्च में कहा गया कि वायरस वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ मानव व्यवस्था को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। इस तरह से कि कोरोना वायरस से सूअरों को दस्त होता है। 2016 में पहली बार सामने आया था यह वायरस। रिसर्चर्स के अनुसार कोरोना वायरस के स्ट्रेन का स्वाइन क्विट डायरिया सिंड्रोम कोरोना वायरस के तौर पर जाना जाता है। यह कोरोना वायरस चमगादड़ों से उभरा और इसकी जानकारी 2016 में सामने आई थी। इसके बाद से इसे पूरे चीन में सूअरों के झुंड में संक्रमित हुए। अनुसंधानकर्ताओं ने अमेरिका के चैपल हिल स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थर्न कैरोलिना के अनुसंधानकर्ता भी शामिल थे। सूअर के मांस खाने वाले देश में होगा ज्यादा प्रभाव। आशंका जताई जा रही है कि इस तरह की बीमारियों से दुनिया में उन देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है जो सूअर के मांस पर निर्भर है। पीएनएस जर्नल ने प्रकाशित इस नए अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों ने एसडीएस सीओ से संभावित खतरे का आकलन करने के लिए प्रयोगशाला में प्रशिक्षण किए और इस बात सामने आई कि यह वायरस मनुष्य के लीवर और आंत की कोशिकाओं में तेजी से बढ़ सकता है। यानी कि सूअर खाने वाले लोग, जी हाँ दोस्तों, जिन देशों में सबसे ज्यादा सूअर वगैरह खाया जाता है उन देशों में जो है इसके बीमारी के फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। दिल्ली सरकार ने एक बहुत ही अहम फैसला लेते हुए कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी में हजारों की संख्या में चल रहे निजी कोचिंग संस्थानों पर अब दिल्ली सरकार लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। केजरीवाल सरकार ने इन कोचिंग संस्थानों के संचालन पर नियंत्रण के लिए नीति बनाई रही। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि इस नीति में निजी कोचिंग संस्थानों की फीस, मूलभूत सुविधाएं, सुरक्षा मानकों को लेकर दिशा निर्देश होंगे। दिल्ली के असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन योगेश पाल सिंह ने कहा कि जेई, नीट, कैट, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी समेत विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो है निजी कोचिंग संस्थानों की संख्या दिल्ली में तेजी से बढ़ती जा रही है। पूरे देश से स्टूडेंट परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहाँ आते हैं। ये संस्थान एक समांतर शिक्षा व्यवस्था चला रहा है लेकिन अब भी उचित नियंत्रण से बाहर है। उन्होंने कहा कि ये संस्थान जरूरी मानकों को पूरा किए बिना संचालित हो रहे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकते हैं। हमें गुजरात के सूरत में हुए कोचिंग अग्निकांड हादसे से सबक लेकर इन सभी के लिए सख्त नियम बनाने की जरूरत है। कोचिंग संस्थानकों की लापरवाही कारण उस हादसे में 22 बच्चों की जान चली गई थी। ये संस्थान आएंगे दायरे में और कराना होगा रजिस्टर। योगेश पाल सिंह ने बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के अंतर्गत इस साल फरवरी में जारी बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ चल रहे कोचिंग संस्थानों को एजुकेशनल बिल्डिंग के दायरे में रखा गया है। इसलिए दिल्ली में चल रहे ऐसे सभी कोचिंग संस्थान जिनमें 20 या उससे ज्यादा स्टूडेंट्स नामांकित है उन्हें 15 अक्टूबर 2020 तक शिक्षा निदेशालय के पास खुद को रजिस्टर कराना होगा। रजिस्ट्रेशन से निदेशालय को इन संस्थानों का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्षेत्रफल, मूलभूत सुविधाएं, फीस स्ट्रक्चर, सुरक्षा मानकों की आदि की जानकारी मिल सकेगी। फिर सरकार इन संस्थानों के नियंत्रण के लिए उचित दिशा निर्देश तैयार किए नीति बनाएंगे। यानी कि अब देश में किसी भी प्रकार से बच्चों को लूटा नहीं जा सके। दिल्ली की सरकार ने जो इस बात को ठान लिया और बहुत ही जल्द इनके लिए गाइडलाइंस जारी कर दिया जाएगा। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही। पंजाब सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की जो है मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित पंजाब कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा सीएम ने स्टेट रोजगार योजना 2020 से 22 को भी मंजूरी प्रदान कर दी, जिसके तहत साल 2022 तक प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। इस योजना के तहत सरकारी विभाग में खाली पड़े पदों पर तेजी से नियुक्तियां की जाएंगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक योजना के तहत सरकारी विभागों, बोर्ड्स, कॉर्पोरेशन एंड एजेंसियों में नौकरियां प्रावधान की जाएंगी। नौकरियों में भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के मानकों के हिसाब से वेतन दिए जाएंगे। राज्य कैबिनेट ने इस संबंध में पहले ही घोषणा कर चुका है। महिला आरक्षण को मिली मान्यता। कैबिनेट की बुधवार की मीटिंग में मंत्रिपरिषद ने पंजाब सिविल सर्विसेज में यानी रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर वीमेंस रूल्स 2020 को भी मंजूरी दे दी। इसके तहत अब महिलाओं को सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती और बोर्ड्स और कॉर्पोरेशन के ग्रुप ए, बी, सी और डी के पदों पर भर्ती में 33% आरक्षण दिया जाएगा। पंजाब सरकार के इस फैसले का राज्य में महिला सशक्तिकरण को दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब महिलाएं जो है काफी ज्यादा जो है अपने आप को जो है निर्भर नहीं कर लेंगी। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अपनी अंतिम खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है रेल विभाग को लेकर। देश भर में जो है फेस्टिवल का सीजन चालू हो चुका है। दिवाली, छठ पूजा और नवरात्रि का जो है त्योहार आ चुका है और इसी बीच जो है लोगों की सबसे बड़ी समस्या थी यातायात की। इसको लेकर देश ने, जी हाँ दोस्तों, यानी भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए रेल को जो एक निर्देश दिए जिसमें 392 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया। इनकी लिस्ट जो है 10 अक्टूबर को जो है जारी कर दी गई है। तो अगर आपको भी जानना है विस्तार से कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें हैं जो 20 अक्टूबर से चलाई जाएंगी 30 नवंबर तक, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कमेंट में आपके रूट का नाम बताना होगा कि आपको किस रूट पर सफर करना है।
है ताकि हम आपको बता सके कि आपके रूट पे कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।